हे एवरीवन, सी ए पीयूष गुप्ता दिस साइड। आज ना हम वो बातें करने वाले हैं जिसको लेकर सभी लोगों में जीएसटी को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए बट हमें नहीं पता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जो कमेंट्स में या स्टूडेंट्स जो सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स ने बहुत सारी क्वेरीज रेज करी हैं, तो उन कॉमन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रिजॉल्व करने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें जो मतलब मैं आज 10-15 बातें करने वाला हूँ, अगर उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। मतलब आपको उसके कारण कुछ दिक्कत आ सकती है जीएसटी के वर्क में, चाहे आप अपना वर्क कर रहे हैं चाहे किसी कंसल्टेंट का वर्क कर रहे हैं। आज जो मैं बात करूंगा, मैं दोनों तीनों तरीके से बात करूंगा, इन द सेंस कि अगर आप जीएसटी पोर्टल पे वर्क करते हैं डायरेक्टली, तो आप किस लिए किस तरह से वर्क करेंगी चीज़ें। अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करेंगी, तो हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते वक्त हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज हमें मिथ हमें रिमूव करना है। सबसे पहला ये कि जीएसटी जो रिकन्सिलेशन वाला पार्ट रहता है वो ना मैनुअल करना पड़ता है। इस चीज़ को लेकर क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सर जीएसटी को रिकॉन्साइल कैसे करें। देखिए, जीएसटी को रिकन्साइल करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं तो हाँ, वहाँ पे आपको मैनुअल करना रहेगा, या फिर आप कोई टैक्स यूटिलिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं फॉर्मूलाज वगैरह लगा के। बट उसमें क्या होता है, केस टू केस ना कुछ वेरिएंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, तो उसके कारण आपको फार्मूले वगैरह फिर वो अपने अपडेट करने पड़ते हैं। तो रिकॉन्साइलेशन के लिए पोर्टल से आपको सारा डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो भी आप रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, परचेज वर्सेस सेल में करना चाहते हैं, या आईटीसी का जो आपका 2B वर्सेस अपना 3B को रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं, सो रिकॉन्साइल आप कर सकते हैं। अब सेकंड केस, अगर आप क्लियरटेक्स या कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेशली मैं बात करूँगा क्लियरटेक्स की, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब थर्ड पार्टी में, क्योंकि जितने से मैं बात करता हूँ 99% क्लियरटेक्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो क्लियरटेक्स के उसमें मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि सब चीज़ें ऑटोमेटेड है। तो रिकन्सिलेशन कैसा होता है कि आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया कि बस क्लिक किया और वहाँ से सारा डेटा ऑटोमेटिकली आता है, और वो सब ऑटोमेटिकली पूरा रिकन्साइल कर देते हैं क्लियरटेक्स सॉफ्टवेयर, और उसमें बता देते हैं कि कहाँ पे कितना डिफरेंसेस है, कहाँ किस चीज़ का डिफरेंस है, बहुत डिटेल तक वो रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ठीक है। सो ये रिकॉन्सिलेशन वाला पार्ट अगर आप ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका मैनुअल है, और क्लियरटेक्स वाले सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है। अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा अगर 3B और 1 आपका रिकनसाइल नहीं हो रहा है। मतलब आपने जीएसटी आर 1 में तो सेल कुछ दिखाई और 3B में सेल कुछ और दिखा दी, तो क्या आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा? इसका आंसर ना येस और नो दोनों है। देखो, नॉर्मली कैंसिल नहीं होता है। अगर कोई डिफरेंसेस हैं, नॉर्मल डिफरेंसेस हैं, तो आपको उसको फाइनलाइज करना पड़ता है, मतलब अपने आप उसको कर लीजिए। अगर फिर भी डिफरेंसेस रह जाते हैं तो वहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ जाता है, जिसको कि आपको रिप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है अपना। हाँ, मगर अगर डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं, नोटिस आ गया, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया या उसके बाद भी रिमूव नहीं किया, तो जीएसटी नंबर आपका कैंसिल भी हो सकता है। करेक्ट है ये बात? तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान देने वाली बात है। फिर इसके बाद आता है वेंडर कम्युनिकेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी एडवांटेज। कि अभी क्या है ना कि आपको पता है कि हम आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब वो 2B में आया होगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, जीएसटी का जो आईटीसी लेते हैं वो हम 2A के हिसाब से नहीं लेते हैं, 2B के हिसाब से लेते हैं। अगर आपको इस पर कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियो हमारी इसी सीरीज़ की देख लेना, ठीक है। सो वहाँ पे मैंने उसके बारे में एफएक्यू सेक्शन में डिस्कस किया था एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो में। अब यहाँ पे बात आती है कि वेंडर कम्युनिकेशन जो है हमें करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल जो इससे हमने परचेज़ किया है उन्होंने वहाँ पे अपनी डिटेल्स फाइल ही नहीं करी है, ठीक है ना, तो अब हमें उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये ना, एक तो हमें लगता है कि फ़ायदा नहीं है, अब कौन बार बार कॉल करेगा, इसके लिए तो हमें पूरी एक टीम बैठानी पड़ जाएगी कि जो बार बार उनको फॉलोअप लेता रहेगा। और सेकेंड, अगर आपके पास सप्लायर्स के लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स है, मतलब सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे फिर आपकी हालत कुछ ऐसी होगी, गुस्से वाली होगी कि उनसे कैसे कम्युनिकेट करूँ और मैं कैसे उनसे लूँ। तो देखिए, यहाँ पे भी अगेन फिर वो बात आती है कि अगर आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं, मतलब आप सारा अपना काम, तो वहाँ पे फिर अभी ये मैनुअल करना पड़ेगा आपको। उनको आप क्या कर सकते हैं कि उनका सबका एक डेटा मैनेज करके रख सकते हैं, और फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या ईमेल के आप वहाँ पे बल्क ईमेल जो होती है, ईमेल मार्केटिंग का जो टूल्स होते हैं या बल्क ईमेल सेंड करने वाले, उस तरीके के यूज़ करने पड़ सकते हैं। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है।
बट मैनेजेबल है, इट्स नॉट कि वहाँ से नहीं कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आप क्लियर टेक्स्ट वाले जो पर्सन है जो क्लियर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला फैसिलिटी आपको क्लियर टेक्स्ट के अंदर मिल जाती है। नहीं पता है आपको तो एक बार ट्यूटोरियल्स देख लेना, या अपनी जो भी सपोर्ट है उनसे बात करना। सो वो आपको गाइड कर देंगे कि वहाँ से ऑटोमेटिकली सबके पास कैसे, जिन्होंने भी अपनी जीएसटी या 2B में मतलब फाइल नहीं शो नहीं कर रहा है, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो उनको वो वहाँ से कम्युनिकेशन शेयर कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ITC विल नॉट बी अवेलेबल, इट डज नॉट अपेयर इन GST या 2A। कि अगर 2A के अंदर नहीं आ रहा है, बात समझ रहे हो, 2A के अंदर अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ITC नहीं ले सकते हो। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, कि आपका जो 2A के अंदर अब अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मेरे लिए अब मटेरियल रहा ही नहीं, पहले हुआ करता था। बट जब से GST 2B आ गई है तो हमें 2B को कंसिडर करना है, ठीक है। 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, हम 2B के हिसाब से उसको कंसिडर करेंगे। और अगर फिर भी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम टोटल अमाउंट का 5% ITC क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन थी, वो नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं कि अगर फिर भी नहीं है तो 5%। देखो 5% वैल्यू बहुत छोटी अमाउंट हो जाती है ना। सो दैट्स वाई इट्स बेटर कि आप अपने जो भी वेंडर हैं उनसे आप मैनेज करके उनसे अपडेट कराइए, क्योंकि अभी 5% लोगे, फिर उसका हिसाब रखना पड़ेगा कि बाद में किसकी हमने ITC क्लेम कर लिया था, किसका नहीं क्लेम करा था, किसका हमने 5% कर लिया था, बाद में ITC होगी तो अभी बाकी 95% क्लेम करना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, स्पेशली अगर आप मैनुअल सिस्टम में जा रहे हैं, पोर्टल वाले सिस्टम पे जा रहे हैं। क्लियर टेक्स्ट में फिर भी इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में सारा ITC का ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे तो वो रिकनसाइल तो कर ही देते हैं कि कितना मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है तो ईमेल का ऑप्शन भी आ गया। फिर भी अपडेट नहीं हुआ है तो उसके बाद क्या हो गया कि ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई इतना आपका ITC जो है अपडेट नहीं हो रखा है 2B में, आप इसकी 5% ये अमाउंट आ रही है, अभी क्लेम कर सकते हो, और फर्दर उनको एक ईमेल शूट कर दो ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। करेक्ट है। अब इसके बाद एक ये बात आती है, I need to manually feed sales and purchase data as per the GSTN format and upload it to the GST portal for GST return preparation। समझे हो मतलब? मतलब ये है कि बहुत सारा होता है कि देखो, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि जो ना मैनुअली एक एक लाइन मतलब इन्वॉइस बाय इन्वॉइस एंट्री करते हैं GST पोर्टल पे। तो इन्वॉइस बाय इन्वॉइस एंट्री तब फायदेमंद है अगर आपके पास एंट्रीज ही बहुत लिमिटेड है, क्लाइंट के पास जो इसका भी आप क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड इन्वॉइसेस हैं, तो ठीक है आप मैनुअली वहाँ पे GST पोर्टल पे डायरेक्टली करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। बट अगर आपके पास बल्क डेटा आता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो ऑफलाइन यूटिलिटी होती है या एक्सेल शीट्स का जो GST डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सेल शीट का फॉर्मेट होता है, उसमें आपको फिल करके उसको क्या करना होता है, अपलोड करना होता है, ठीक है। बट अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट वाला पोर्टल के थ्रू सिस्टम आता है वहाँ पे ना चैलेंज हो जाता है काफ़ी बड़ा। उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चल पाता है, मतलब या फिर एरर आ गई तो फिर उसको रिजॉल्व करो, वो सारी दिक्कत रहती है। पूरा उस फॉर्मेट में कॉपी करना, पहले तो फॉर एग्जांपल आपने टैली में बनाया डेटा, टैली से सारा एक्सपोर्ट करोगे, फिर गवर्नमेंट के पोर्टल में उसको मैनेज करोगे, उसमें वहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, डेटा की फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ होगी तो एरर आ जाएगी, वो सब रहता है। तो बट मैनेजेबल है, आप उसके थ्रू कर सकते हो, 2-4 बार करेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है, फिर वो एरर भी थोड़ी रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, प्रैक्टिस से वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अदरवाइज जैसे क्लियर टेक्स्ट में अगर आप मैनेज करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्ट करने का टैली से, और ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट कर लेता है। सो देखो जो मैं इसलिए भी क्लियर टेक्स्ट के भी बारे में बता के चल रहा हूँ क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग क्लियर टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, जो ऑडियंस है हमारी। अगर आपको इन फीचर्स के बारे में पता ही नहीं और आप सोच रहे हो अब भी पोर्टल से डायरेक्टली करो, तो भाई सॉफ्टवेयर भी खरीदा है, सब कुछ किया है, तो उसके बेनिफिट्स तो लीजिए ना, प्रॉपर बेनिफिट लीजिए। आप अपनी टीम से मतलब जो भी सपोर्ट टीम है उनसे बात करिए कि ये फीचर का मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ। करेक्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई कैन चेक द फाइलिंग स्टेटस ऑफ योर क्लाइंट ओनली थ्रू द गवर्नमेंट पोर्टल। की मतलब किस क्लाइंट ने ITR फाइल करी है नहीं करी है। देखो ये कैसे चेक करना है, ये मैं आपको GST के सर्टिफिकेशन कोर्स में कवर कर चुका हूँ कि ये चेक करना कि किसी भी GST नंबर से कि उसका स्टेटस कैसा है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो 1 बाय 1 वहाँ पे फिर बार बार कैप्चा कोड डालो, उसको एक एक मुझे मेरे पास जो वेंडर्स हैं, मेरे पास 50 वेंडर है, मैं 50 का बैठ के पूरा डेटा मेंटेन करूँगा,
तो अगर लिमिटेड है तो आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे मैनेज हो जाते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर क्लेटेक्स के थ्रू आप कर सकते हो, वहाँ पे जो क्लेटेक्स वाले हैं उसमें तो वन क्लिक से वो सारा पॉपुलेट करके दे देता है। देखो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का ना ये बेनिफिट क्या होता है, जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहे हैं ना, तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में हमेशा इन्वेस्ट करना बेटर रहता है। चाहे कोई भी आपको जो सूटेबल लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करो, बट दैट्स वर्दी। अगर स्टार्टिंग ही करिए तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि कॉस्टली अभी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट उतना वर्दी नहीं है, तो ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा मैनुअल कर लो और लेटर ऑन फिर इन्वेस्ट आप कर सकते हो। फिर एक आता है कि जो आपने आईएफएफ रिटर्न होती है, अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने कर दिए तो उसको मैनुअली रिमूव करना पड़ता है क्या, इसकी भी क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली सब सारा मैनेज कर लेता है। फिर नाइन्थ वाला है कि ऑन अपलोडिंग द एंटायर सेल रजिस्टर वी विल ओवरराइड द ऑटो पॉपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत सारा डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है ना, अगर हमने सारा का सारा सेल्स रजिस्टर उसमें कर दिया तो क्या होगा। देखो पहले तो क्या है कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको पहले रिमूव करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो चुका है तो उसको रीअपलोड मत करो। बाकी फिर भी आपको करना है तो थोड़ा सा उसको ध्यान देखते हुए जो क्लेटेक्स के टूल्स हैं उसके थ्रू करोगे। अगर गवर्नमेंट के पोर्टल पे कर रहे हो तो डुप्लीकेसी का ध्यान रखो कि डुप्लीकेट ना हो जाए, वरना फिर से ऐसा चेहरा हो जाएगा जब सारा देखोगे अरे भाई इतनी मेहनत करी और सारा मेरा अभी तो दोबारा से रिपीट हो गया, डुप्लीकेट होता जा रहा है। 10th पॉइंट है, 2A और 2B कैन बी एक्सेस्ड और डाउनलोडेड फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल फॉर एवरी मंथ। देखो आपको पता होगा 2A और 2B का जो है गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाके हम वहाँ पे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, मंथ बाय मंथ डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसमें आता है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हो आप मंथली बेसिस पे वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट कर दो और उसके बाद वो डाउनलोड आप कर सकते हो, एक्सेल यूटीटी या जेसॉन फाइल जैसे भी आप चाहे वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर क्लेटेक्स की बात करें तो वहाँ पे आप वन क्लिक करते हैं तो रेंज सेलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली वन क्लिक में सारे का सारा डेटा इंपोर्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपको पिछले 12 महीने का करना है, गवर्नमेंट पोर्टल पे आपको क्या करना होगा, एक एक मंथ का ओपन करना होगा, डाउनलोड की रिक्वेस्ट रेज करनी होगी, वेट करना होगा जब टाइम पीरियड वो कंप्लीट हो जाता है 20 मिनट का कभी कितना, सो वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको सारा वर्क करना रहेगा। और अगर आप क्लियरटेक्स के थ्रू कर रहे हैं तो वो वन क्लिक में विद इन अ सेकंड सारा डेटा वहीं पे आपको आपकी स्क्रीन पे शो कर देता है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट तो एक तरह से कवर कर ही लिया था कि जो मेरी इन्वॉइसेज हैं उसके आईटीसी के अगेंस्ट में मुझे चेक करनी रहेंगी क्या। मतलब जो मैंने आईटीसी क्लेम करा है उस वो क्या वाकई में मैंने परचेज़ किया था या नहीं किया था, और परचेज़ किया था तो क्या वो सेलर ने उसकी रिटर्न फाइल कर दिया, मतलब मेरे 2B में रिफ्लेक्ट हो गया या नहीं हो गया। हाँ ये आपको करना रहेगा, बट मैनुअली की बात वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पोर्टल से कर रहे हो तो मैनुअली करना रहेगा, और सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो क्लियरटेक्स के तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। फिर एक और है कि आई नीड टू गो टू द ऑफिस टू स्टे जीएसटी कंप्लेंट। मतलब ये छोटा सा पॉइंट था, फिर भी मैंने सोचा कुछ लोगों का डाउट था तो वो बता दूं कि अगर जीएसटी कंप्लेंट आपको होना है कि सारी चीज़ें फॉलो करनी है, क्या मुझे रोज़ रोज़ ऑफिस जाना पड़ेगा? नहीं। देखो दोनों ही चीज़ें, चाहे वो गवर्नमेंट का पोर्टल है चाहे क्लियरटेक्स है, दोनों ही चीज़ें आपकी कैसी है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है ना, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है दोनों, तो वहाँ पे सारा अवेलेबल है। हाँ जीएसटी वाले में क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके 5 क्लाइंट है, अब 5 क्लाइंट की फाइल्स आपके पास वो वहाँ पे है ऑफिस में, तो डेफिनेटली फिर आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, उनकी लॉगिन आईडी वगैरह अभी मेंटेन नहीं है। क्लियरटेक्स में क्या होता है, बहुत सारा डेटा आपको उसमें ऑटो फीड हो रखा होता है, तो वहाँ पे सारा ऑलरेडी क्लाइंट की जीएसटी नंबर, उनकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह सब ऑटोमेटिकली फील्ड होती है। तो फाइल का वर्क जो होता है ना, मैनुअल फाइल प्रिपेयर करने का, वो वर्क आपको बहुत ख़त्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली फिर वो कहीं से भी आप एक्सेस भी कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे ही उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप जीएसटी पोर्टल से यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक ही यूज़र आईडी पासवर्ड होता है क्लाइंट का, तो वहीं से आपको सब कुछ मैनेज करना होता है, ठीक है ना। अब वो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको, अगर आपकी टीम में मेंबर्स हैं 5-6 जने हैं तो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। बट अगर आप क्लियरटेक्स वगैरह के थ्रू कर रहे हो तो वहाँ पे मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, उनके राइट्स भी दे सकते हो, कौन कितना काम, क्लाइंट का क्या डेटा देख सकता है, कितना काम कर सकता है। उसके थ्रू क्या हो जाएगा, फिर वो सारा का सारा वर्क आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड देके वो सामने जो भी आपकी टीम के मेंबर है सारे क्लाइंट का डेटा मैनेज कर सकते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड हर क्लाइंट की अलग अलग शेयर करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने 13 पॉइंट्स वो कवर करे हैं जिनको लेकर एक डाउट रहता था, छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब बड़े कॉमन पॉइंट्स, बट कहीं ना कहीं रहता था कि अरे ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई, मतलब कैसे होगा नहीं होगा। सो और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी ना तो वो भी कवर कर लेना, उसमें बहुत सारे जीएसटी से रिलेटेड एफएक्यूज हमने कवर करे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।